गुड्डी नाम की एक बहुत ही शैतान बकरी थी। उसे मैं करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। हर किसी को अपनी आवाज से हमेशा परेशान करना उसकी बहुत बुरी आदत बन चुकी थी। जंगल के पास एक बहुत बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। हर रोज गुड्डी उन्हें देखती। अलख निरंजन, अलख निरंजन, हरिओम, हरिओम। बाबा साधना में लगे रहते थे, लेकिन गुड्डी लगातार वहाँ खड़ी खड़ी ऐसा करती रहती। उसकी मैं बंद होने का नाम ही नहीं लेती। उसकी आवाज के कारण धीरे धीरे ऋषि मुनि की तपस्या भंग होने लगी। एक दिन ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और गुड्डी बकरी को कहा, हट! तेरे कारण मेरी तपस्या भंग हो रही है। हर रोज यहाँ आकर मैं करती रहती है। दुष्ट बकरी, तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। आज के बाद तू मैं नहीं कर पाएगी। तेरा शरीर मिट्टी का हो जाएगा। ऋषि ने ऐसा कहा ही था कि तुरंत गुड्डी बकरी एकदम मिट्टी की बन गई। अब ना तो वो बोल सकती थी और ना ही कोई बात कर सकती थी, लेकिन वो बहुत रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे क्या गलती हो गई? ऋषि मुनि ने मुझे मिट्टी का बना दिया। अब मैं क्या करूं? मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। भगवान मेरी मदद करो। ऋषि मुनि फिर से अपनी तपस्या में लग गए। कई दिन बीत गए। बकरी वहाँ मिट्टी ही बनी रही और खड़ी रही। अचानक एक दिन तेज तूफान आया और बारिश होने लगी। तेज बारिश के कारण मिट्टी की बकरी धीरे धीरे बहने लगी। कोई बचाओ, बचाओ, आज तो मेरी मौत निश्चित है। कोई है? लेकिन बकरी की आवाज बिल्कुल भी किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। मगर अचानक ऋषि मुनि के मन में उस बकरी के लिए दया आ जाती है। वो आंखें खोलते हैं और अपना श्राप वापस ले लेते हैं। बकरी अपने असली रूप में आ जाती है और उनसे माफी मांगती है। आप धन्य हैं ऋषि मुनि। आज के बाद मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करूंगी। रहूंगी तो आपके आसपास, आपकी सेवा करूंगी, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। आपने मुझे जीवन दान दिया है। मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करें। ऋषि मुनि गुड्डी बकरी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, जा, तुझे माफ किया, मगर याद रखना, कभी किसी की भक्ति में कोई बाधा ना बने। इस बात का ख्याल रखना। आज से तुम्हारा परम धर्म होना चाहिए। मैं समझ गई ऋषि जी, ऐसा ही होगा। मयूर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत मोर जंगल के पास रहा करता था। उसके 2 अंडे हुए, जिन्हें देख देखकर वो बहुत खुश होता था। एक दिन वो अपने अंडों से बातें कर रहा था कि अचानक तेज बारिश आ गई। मोर खुशी के मारे झूमने लगा, नाचने लगा। आहा, कितना खूबसूरत मौसम हो गया है। देखो मेरे प्यारे अंडों, मौसम इतना सुहाना है। मोर जोर जोर से नाचने लगा, बारिश का आनंद लेने लगा। वो खुशी में इस तरह से झूम रहा था कि मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। अचानक एक बहुत बड़े पत्थर से उसका पैर टकराया और वो घायल हो गया। मेरा पैर, मेरा पैर! इतना बड़ा पत्थर, ये यहाँ किसने रखा? मेरे पैर पर इतना बड़ा घाव! ओह भगवान, बहुत दर्द हो रहा है और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या करूं? मोर अभी तकलीफ से कराह ही रहा था कि अचानक सामने से हाथी ने उसे कराहते हुए सुना और उसके पास आया। तभी अचानक बारिश भी बंद हो गई। हाथी ने कहा, अरे मोर, तुम्हें क्या हुआ? इस तरह से घायल हो? तुम्हारा तो बहुत खून बह गया है। आओ, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। लेकिन जैसे ही मोर ने खड़े होने की कोशिश की, वो फिर से धड़ाम से गिर गया। ओह नहीं,
हाथी भाई, उठना बहुत मुश्किल है। मुझे तो अपने अंडों की फिक्र हो रही है। नाचते नाचते मैं बहुत दूर आ गया हूँ। मेरे दोनों अंडे अकेले होंगे। तूफान का मौसम है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मयूर मोर, तुम चिंता मत करो, कोई उपाय जरूर निकालते हैं। हाथी बहुत सोचता है और बहुत सोचने के बाद अपनी सूंड से मयूर मोर को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर तक ले आता है। दोनों अंडे बिल्कुल सुरक्षित थे। ओह, शुक्रिया शुक्रिया हाथी भाई, आज इस मुसीबत की घड़ी में तुम मेरे बहुत काम आए हो। मेरे अंडे अकेले रह जाते और इसी बात का मौका उठाकर जरूर कोई जंगली जानवर मेरे अंडों को खा जाता। अब तुम यहीं ठहरो, अभी तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लाता हूँ। उसे लगाने से सुबह तक तुम्हारा पैर एकदम सही हो जाएगा। आगे आगे तुम्हें अपने अंडों का ख्याल रखना है। जब बच्चे आएंगे तो उनकी भी तो खातिर करनी है ना, और मैं हूँ ना उनका मामा, उनको सुरक्षा देने के लिए। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आया। हाथी जल्दी से जाकर जड़ी बूटी लाता है और मोर के पैर पर लगा देता है। मोर उसका शुक्रिया अदा करता है और अपने अंडों को बड़े प्यार दुलार से अपनी बाहों में लेकर वहीं सो जाता है। हमें मुसीबत में हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। कोविड महामारी फैली हुई थी। एक चेक पोस्ट के पास एक पुलिस वाला सभी गाड़ियों को चेक कर रहा था कि सबने मास्क लगाया हुआ है या नहीं, सभी ने हाथ सैनिटाइज किए भी हैं या नहीं। यह जांच करते हुए हर गाड़ी को आगे शहर की तरफ जाने दिया जा रहा था। हवलदार के हाथ में एक बड़ी सी डंडी थी और मुंह पर मास्क लगा हुआ था। वो हर गाड़ी में सवार ड्राइवर को समझा रहे थे कि हमें मास्क लगाना कितना जरूरी है। यह सब देख रहा था, वहीं चेक पोस्ट पे एक बड़े से पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ बंदर मामा। उसे यह सब देखकर बहुत हैरानी हो रही थी कि मास्क जैसी कोई अलग सी चीज हर किसी ने क्यों पहनी हुई है। ये मुंह क्यों ढका हुआ है? बात क्या है? जहाँ भी जाता हूँ ये इंसानों ने मुंह पर पट्टी लगा रखी है। ऐसी क्या बात हो गई? रंग बिरंगी पट्टियाँ, लाल, काली, सफेद, रंग बिरंगी फूलों वाली। जरूर इसी का चलन है। मुझे भी इसी तरह की एक पट्टी अपने मुंह पर लगानी होगी। बंदर सबकी नकल करता था। जैसा जैसा पुलिस वाला करता वैसा वैसा वो पेड़ पर बैठा बैठा करता। गाड़ी रुके रुके रुके, रुक जानी चाहिए। हवलदार यह सब लगातार देखता रहता था कि पेड़ पर बैठा बैठा बंदर किस तरह से उसकी नकल उतारता है, लेकिन हवलदार कभी भी इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने काम में ही मसरूफ रहता था। एक दिन रोटी खाने के समय हवलदार ने अपना डब्बा खोला और खाना खाना शुरू किया। उससे पहले उन्होंने अपनी छड़ी और मास्क निकालकर टेबल के साइड में रख दिए। बस इसी बात का फायदा उठाया बंदर मामा ने। वो तुरंत चोरी चोरी छुपके आया। हवलदार खाने में व्यस्त था, उसे पता ही नहीं चला और बंदर मामा ने उसका मास्क और छड़ी उठाई और उसे पहन के सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसे देखकर हर कोई हंसने लगा। अब वो उसी तरह की हरकतें कर रहा था जिस तरह की हरकतें पुलिस और बाकी हवलदार करते थे। अपना मास्क दिखाओ, गाड़ी रोको, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो। हाँ, अगली गाड़ी। सड़क पे खड़ा हुआ बंदर गोल गोल घूमने लगा, ऊपर नीचे फुदकने लगा और उसके ये करतब देखकर वहाँ से गुजर रहा हर गाड़ी वाला और हर व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। लगता है इन सबको बहुत मजा आ रहा है। ये मुंह पर पट्टी लगाकर तो मैं और भी खूबसूरत लग रहा हूँ। बंदर बहुत खुश था। अब वो बिल्कुल पुलिस वाला लग रहा था। तभी हवलदार ने उसे बुलाया और कहा, वाह बंदर मामा, आज तो तुमने कमाल कर दिया। यूँ तो मैं रोज देखता हूँ तुम मेरी नकल करते हो, लेकिन आज तुमने मेरी जगह ड्यूटी संभाली है। मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। लाओ मेरा मास्क और डंडा वापस दो। मैं तुम्हें ऐसा ही मास्क कल ला कर दूंगा, ठीक है? बंदर बात मान जाता है, डंडा और मास्क वापस कर देता है और फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है और सारे नजारे फिर से देखने लगता है। एक गांव में
रामू और माला करके पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था शरद और एक बेटी थी स्वप्ना। रामू के पास एक गाय भी थी जिसका दूध बेचकर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। इतने साल ये काम करके रामू भी बहुत बूढ़ा हो चुका था। रामू एक दिन सबको बुलाकर ऐसा कहा, अब मुझसे ये काम नहीं होगा बेटा, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ। अब से शरद को ही सारा काम संभालना होगा। जी पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन शरद को गाय का देखभाल करना और दूध निकालना तो नहीं आता, इसीलिए वह अपने माँ के पास गया और कहा, माँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे ये सब काम मैं अकेले करूं। मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तभी ये सब बातें सुन रही उसकी बहन स्वप्ना बोली, भैया तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं कुछ न कुछ करूंगी, बस तुम मेरे बात में हाँ मिलाते जाओ। उसी दिन एक आदमी दूध के लिए उनके घर आया। अरे शरद बेटा, मुझे कुछ दूध चाहिए। मेरा बेटा बहुत बीमार है। इस गांव में आपके यहाँ ही सबसे अच्छे दूध मिलते हैं ना, इसीलिए आप मुझे 1 लीटर दूध देना। जब शरद और स्वप्ना दूध के लिए गाय के पास जाकर दूध निकाला, तभी गाय सिर्फ आधा लीटर ही दूध देती है। शरद जब दूध उस आदमी को दिया, ये क्या है बेटा, ये तो सिर्फ आधा लीटर ही दूध है। तभी शरद कुछ बोलने से पहले ही स्वप्ना ने बोली, काका, ये तो चमत्कारी गाय का दूध है। आपने बोला ना कि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, जरा ये दूध तो उसको पिलाकर देखिए, जादू हो जाएगा, जादू। अच्छा बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ऐसा बोलते ही वह आदमी चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर वही आदमी शरद के घर आता है। बेटा शरद और स्वप्ना, आप कहाँ हो? आपने जो भी बात बोली वो बिल्कुल सही निकली। मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया है। आपको बहुत धन्यवाद। ये लो कुछ पैसे, आप दोनों की भला हो। जब ये बात गांव में फैल गया, सभी लोग उस चमत्कारी गाय का दूध पीने के लिए उसके घर के सामने लाइन लगा देते हैं। अचानक उस चमत्कारी गाय का दूध फेमस हो जाती है और उनका सेल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन शरद को ये बात समझ में नहीं आया और स्वप्ना से पूछा, लेकिन स्वप्ना, आखिर बात क्या है? ये सब कैसे हो गया? भैया कुछ नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है कि जड़ी बूटियाँ और कुछ ऑर्गेनिक दाना खाने से दूध की विशिष्टता बढ़ जाती है। बस मैंने ऐसा ही ऑर्गेनिक दाना और जड़ी बूटियाँ गाय को खिलाई और हमारी दूध चमत्कारी गाय का दूध बन गया है। है ना सही बात? उस दिन से चमत्कारी दूध बेचकर शरद और स्वप्ना, रामू और माला भी खुशी खुशी रहने लगे।